नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने फ्रैक्चर के बारे में बात की थी। इस पार्ट में हम फ्रैक्चर थोड़ा और आगे जाके पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने फ्रैक्चर ब्रिटल मटेरियल्स के देखा था। अभी हम फ्रैक्चर जब ब्रिटल मटेरियल्स की बात करेंगे तब हम ग्रिफिथ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जैसे स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट और फ्रैक्चर टफनेस। तो लास्ट पार्ट में हमने जब ब्रिटल मटेरियल्स का फ्रैक्चर देखा था, तब हमने एक थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ की बात की थी और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से हमने डिराइव किया था, सिग्मा सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई गामा अपॉन एक्स नॉट। और हमने ये देखा था कि ये जो वैल्यू आती है थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ, ये 2 से 4 ऑर्डर मैग्नीट्यूड हायर आती है हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के। ये हमने सिलिका के लिए देखा था। और अगर हम बाकी के सिरामिक मटेरियल्स या जो ब्रिटल मटेरियल्स है, जो ब्रिटल तरीके से फेल होते हैं, उन मटेरियल में देखेंगे तो ये वैल्यू हमें हमेशा 2 से 4 ऑर्डर हायर मिलेगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से। ये क्यों मिलती है, यह अभी हम जानेंगे। तो हमने एक डिसलोकेशंस के बारे में जब बात की थी, तब हमने ये भी देखा था कि एक्चुअल जो स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की, वो 2 से 4 ऑर्डर हायर होती है हमारे शेयर स्ट्रेंथ, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व शेयर स्ट्रेंथ से। तो उसमें हमने बोला था कि डिसलोकेशंस जो होते हैं या डिफेक्ट्स जो होते हैं मटेरियल में, वो हमारे जो थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ का जो हायर वैल्यूज़ है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि हम मटेरियल डिफेक्ट फ्री मान के चलते हैं, पर जब मटेरियल में डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि डिसलोकेशंस होते हैं, उसमें हमें मिलेगा कि जो वैल्यू है थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ की, वो घट जाएगी और हमारी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो है वो 2 से 4 ऑर्डर कम मिलेगी थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ से। उसी एनालॉजी को हम लेके इसमें भी कंसिडर कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ है मटेरियल की, वो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ जो है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो है, उससे ज़्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे मटेरियल में डिफेक्ट्स होते हैं। वहाँ पे हमने डिसलोकेशंस की बात की थी। यहाँ पे इस डिफेक्ट्स को हम क्रैक्स या 3D डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मटेरियल्स में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, क्रैक्स इनहेरेंटली प्रेजेंट होते हैं, और ये जो क्रैक्स है वो हमारी थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ कम कराएंगे, या जो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ है इसके वजह से हमें थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ से हमें जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है वो कम मिलती है। तो ये सबसे पहले इसके क्रैक्स के बारे में जब बात की थी, तब ग्रिफिथ ने एक थ्योरी प्रपोज की थी ब्रिटल मटेरियल्स के लिए 1920s में। वो अभी भी वैलिड है, यानी रीजनेबली वैलिड है ब्रिटल मटेरियल्स के लिए। तो उन्होंने ये कहा था कि मटेरियल्स में इनहेरेंटली क्रैक्स या डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है वो हमें हाई नहीं मिलती और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हमेशा कम रहती हैं थ्योरेटिकल वैल्यूज़ से। तब जब हम ब्रिटल मटेरियल्स की बात करेंगे, तब हमें पता है कि ब्रिटल मटेरियल्स इलास्टिक बिहेवियर दिखाते हैं, यानी जैसे कि इलास्टिक बिहेवियर से हम प्लास्टिक बिहेवियर में ट्रांजिशन करेंगे तब मटेरियल फेल हो जाते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास कुछ एक मटेरियल है जिसको मैंने एक स्ट्रेस अप्लाई किया, टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया सिग्मा, और मान लेते इस मटेरियल में अभी एक क्रैक प्रेजेंट है, एक डिफेक्ट प्रेजेंट है। इसको मैं मान लेता हूँ सरफेस क्रैक। इस तरह से इसको थ्रू थिकनेस क्रैक भी कहते हैं, क्योंकि ये जो क्रैक है वो थ्रू आउट थिकनेस प्रेजेंट है, यानी इस डायरेक्शन में थ्रू आउट भी प्रेजेंट है, इस थिकनेस डायरेक्शन में। इसको हम थ्रू थिकनेस क्रैक भी कहते हैं। ये जो क्रैक है ये सरफेस क्रैक है, और मोस्टली सरफेस क्रैक्स कुछ प्रोसेसिंग या किसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के द्वारा प्रोड्यूस होती है सरफेसेस पे। तो ये मान के चल सकते हैं कि सरफेस क्रैक्स हमेशा रहेगी मटेरियल्स के ऊपर। और ये सरफेस क्रैक हमारी शार्प क्रैक है। अभी यहाँ पे मैं शार्प क्रैक किस क्रैक को बोल रहा हूँ? तो मैं अगर शार्प क्रैक बोलूँगा तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर देखूँगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे शार्प क्रैक का, वो इक्विवेलेंट होगा मेरे एक इक्विलिब्रियम स्पेसिंग ऑफ एटम्स इसके बराबर। तो यहाँ पे इसको हम एटोमिस्टिकली शार्प क्रैक इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह से क्रैक प्रेजेंट है मेरे मटेरियल के सरफेस पे। अभी मैं उसके ऊपर एक स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ, उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैं इस क्रैक की लेंथ अभी मान रहा हूँ a, और अभी आप देखेंगे इस क्रैक की वजह से जो
स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है मटेरियल में कुछ इस तरह से चेंज होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है क्रैक के टिप के सामने, और यहाँ पे कोई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल है वो कोई स्ट्रेस कैरी नहीं करेगा इस क्रैक के अबव। उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो एरिया अभी मार्क किया है, ये जो एरिया है ये कोई क्रैक या ये जो वॉल्यूम है, अगर मैं थिकनेस की बात करूँगा तो ये जो वॉल्यूम है ये कोई स्ट्रेस कैरी नहीं करेगा, और इसके वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी है, यहाँ पे कोई स्ट्रेन एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। तो अगर मैं इसके डायमेंशंस मान के चलता हूँ, ये मान चलता हूँ इसके डायमेंशंस हैं बीटा ए। अभी हम देखेंगे इस क्रैक के प्रेजेंस की वजह से एक स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होगी मटेरियल में, और यानी उस स्ट्रेन एनर्जी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इस रीजन में एक रिडक्शन होगी या रिलैक्सेशन होगा स्ट्रेन एनर्जी में। जब मैं स्ट्रेन एनर्जी की बात करता हूँ तब मैं एक टोटल एनर्जी की बात की थी हमने, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। क्योंकि हम ब्रिटल मटेरियल्स की बात कर रहे हैं तो वो इलास्टिक बिहेवियर दिखाएंगे, तो मैं ये जो एनर्जी है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये वैलिड रह सकती है, और इस एनर्जी से मैं एक रिलीज इन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो मैं उसको सिर्फ अगर स्ट्रेस के अंडर कंसिडर करूँगा तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, U इज इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई। अभी हम देखेंगे कि ये रिडक्शन इन रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी किस तरह से हुई है। इसको मैं मान लेता हूँ एक U नॉट है, और ये होगी, ये जो वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर इंटू 2E अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ पे जो वॉल्यूम जो रिलीज करेगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम थी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इस वॉल्यूम से तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, रिलैक्स हुई है, रिड्यूस हुई है। तो इस रीजन का अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो यहाँ पे बीटा ए है, ये क्रैक लेंथ अगर ए मान के चल रहा हूँ, और थिकनेस अगर मैं W मान के चल रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा वॉल्यूम, और ये दो रीजन्स है मेरे पास ऐसे, तो ये टोटल वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा बीटा ए इंटू डब्लू। अगर मैं W यहाँ पे थिकनेस ऑफ द प्लेट है, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा रिडक्शन इन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट थिकनेस, यानी मैं W को इस साइड ले आऊँगा, तो मैं इस आइडेंटिटी को कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, U नॉट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E बीटा इंटू ए स्क्वायर। अभी कुछ केयरफुल स्टडीज़ के बाद हम, या केयरफुल एनालिसिस के बाद हम बीटा को पाई की तरह दिखा सकते हैं। ये बीटा को पाई हम प्रूव कर सकते हैं, पर ये हमारे कोर्स के स्कोप के बाहर है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि बीटा की वैल्यू पाई है, और ये बीटा की वैल्यू पाई यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारे पास एक रिडक्शन इन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट थिकनेस आ जाएगी। अभी हम देखते हैं जब क्रैक फॉर्म होते हैं तो वहाँ पे दो नए सरफेसेस तैयार होते हैं, और वो हमारे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेंगे। तो अगर मैं सरफेस एनर्जी की बात करूंगा तो मेरे पास दो सरफेसेस होंगे, और मैं उस सरफेस एनर्जी को कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, US इज इक्वल टू 2A इंटू गामा। गामा मेरी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है। तो ये जो एनर्जी है ये पर यूनिट थिकनेस में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अभी एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हम पढ़ेंगे जो ग्रिफिथ ने दिया है। तो ग्रिफिथ कहते हैं कि क्रैक प्रोपोगेट होगी जब मेरी डिक्रीज इन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ये इक्वल होगी मेरे एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट न्यू सरफेस, क्रैक सरफेस। यानी हमने देखा कि जो क्रैक की वजह से रिडक्शन होती है इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, और क्रैक फॉर्म होने से नए सरफेस एरिया बनते, उससे मेरी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ग्रिफिथ कहते हैं क्रैक जब कब प्रोपोगेट होगा, जब मेरी डिक्रीज इन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल होनी चाहिए, किसके बराबर, ये इंक्रीज इन द एनर्जी ड्यू टू न्यू क्रैक सरफेस। इसको समझते हैं। अगर मेरे पास कुछ इस तरह से क्रैक है,
हमने कहा था यहाँ पे एक इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होगी इस तरह से इस एरिया में, और ये जो एरिया तैयार हुआ है यहाँ पे उसके वजह से कुछ सरफेस एरिया, नया सरफेस एरिया क्रिएट हुआ है, उसके वजह से एक एनर्जी होगी, सरफेस एनर्जी। इसको हम यूएस मान के चल रहे हैं और इसको मान के हैं इलास्टिक एनर्जी यूई। तो ये जो यूई है, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी जो रिडक्शन है, वो एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए मेरे यूएस से। तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल चेंज इन द एनर्जी UT इज इक्वल टू UE प्लस US। हमने देखा था कि UE में मैंने निगेटिव साइन लिखा था क्योंकि अब वहाँ पे वो जो एनर्जी है वो रिडक्शन है या रिलैक्स्ड है, इसलिए उसको निगेटिव लिखा था, और US जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है, इसलिए पॉजिटिव साइन है। अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूंगा मेरे सिस्टम की तो मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा। अगर इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो ये टोटल एनर्जी यहाँ पे मैं U मान के चल रहा हूँ। अगर क्रैक की तरह यानी मेरी क्रैक लेंथ इस तरह से मैं अगर कंसिडर करूंगा A, तो 2A गामा ये पॉजिटिव है तो कुछ इस तरह से आएगा, ये लीनियरली चेंज हो रहा है मेरे क्रैक लेंथ के साथ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो UE है ये कुछ इस तरह से, यानी आप देखेंगे माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E पाई A स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट से A स्क्वायर के हिसाब से, तो हमें UE का नेचर कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर मैं UT प्लॉट करूँगा तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास UT की वैल्यू कुछ इस तरह से वेरी होगी, ये मेरी टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की। अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक क्रिटिकल क्रैक लेंथ यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके पहले अगर यानी ये क्रिटिकल क्रैक अगर लेंथ में अगर कंसिडर कर रहा हूँ तो इसके पहले आप देखेंगे कि मेरी UT की और UT जो टोटल एनर्जी है वो बढ़ रही है, इसके बाद ये एनर्जी घट रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी क्रैक लेंथ इसके नीचे है तो क्रैक प्रोपोगेट नहीं होगी, अगर इसके ऊपर है तो वो क्रैक प्रोपोगेट होगी। और यही ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंटेंस को ये ग्राफिकली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम ये क्रिटिकल क्रैक लेंथ किस तरह से निकालेंगे, अगर हम देखेंगे इस UT को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ A से, और या ये पॉइंट पे अगर मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे स्लोप 0 आएगा। अगर यहाँ पे मैं इसको 0 मान के चलूंगा तो मैं एक क्रिटिकल क्रैक लेंथ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो U यानी डेल U अपॉन डेल A इज इक्वल टू 0 अगर कंसिडर करूंगा तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से मैं लिख पाऊंगा। इस इक्वेशन को मैंने A से डिफरेंशिएट किया है, मेरे पास ये कुछ ऐसे आइडेंटिटी आएगी, और सिग्मा की वैल्यू मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा। इस इक्वेशंस को मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास सिग्मा की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। अभी हम A अगर AC की वैल्यू लेता है तो ये सिग्मा सिग्मा C हो जाएगा, तो मैं सिग्मा C को कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, यानी जब A अगर AC है तो ये सिग्मा मेरा सिग्मा C यानी क्रिटिकल स्ट्रेस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2E गामा अपॉन पाई AC टोटल का टू द पावर 1/2। तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी और ये क्रिटिकल स्ट्रेस मैं निकाल पाऊंगा इस एनर्जी बैलेंस से। तो मैं AC को भी निकाल सकता हूँ अगर मुझे क्रिटिकल क्रैक लेंथ निकालनी है। तो अगर मैं इक्वेशन इस तरह से रीअरेंज करूँगा तो मैं AC की वैल्यू कुछ इस तरह से लिख पाऊँगा। तो अगर AC को मैं इस तरह से प्लॉट करूँगा सिग्मा C से, तो AC का वेरिएशन कुछ इस तरह से मिलेगा मुझे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सिग्मा C और AC ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, यानी AC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा C स्क्वायर। तो AC का वेरिएशन कुछ इस तरह से मिलेगा। इसको समझते हैं, अगर मेरे पास कुछ इस तरह से क्रैक लेंथ है, मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से स्ट्रेस है मेरे पास, और मेरे पास कुछ इस तरह से क्रैक लेंथ आ जाएगी A1। तो अगर मेरे मटेरियल में ये क्रैक लेंथ अवेलेबल है, एक क्रिटिकल स्टेज पे रहेगा। अगर मेरे मटेरियल में क्रैक लेंथ ये होगी इस स्ट्रेस पे, ये स्ट्रेस मैंने अप्लाई किया मेरे मटेरियल पे, और ये अगर क्रैक लेंथ है A2, तो मेरा मटेरियल फेल होगा इस क्रैक लेंथ पे। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो रीजन है यहाँ पे ये सेफ रीजन है, ये जो रीजन है मेरा अनसेफ रीजन है। अगर उल्टा हम कंसिडर करेंगे, अगर मेरे पास कुछ इस तरह से क्रैक लेंथ है A3 और मैं मटेरियल को ये स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ, इसको मान लेते हैं सिग्मा
3 ये स्ट्रेस अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मटेरियल फेल नहीं होगा। अगर मटेरियल पे यानी ये क्रैक लेंथ है और मटेरियल पे मैं ये स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ, इसको मान लेते हैं सिग्मा 4, तो मटेरियल यहाँ पे फेल होगा। तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि कितना स्ट्रेस मैं अप्लाई कर सकता हूँ अगर मटेरियल में मेरे पास क्रैक्स इस तरह से प्रेजेंट है, और अगर मटेरियल में क्रैक्स इस तरह से प्रेजेंट है तो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस मैं अप्लाई कर सकता हूँ मटेरियल पे। तो ये ग्रिफिथ थ्योरी का एक एडवांटेज है हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो बाउंड्री दिखा रही है ये एक अनस्टेबल रीजन दिखा रही है जो सेफ टू अनसेफ रीजन में ट्रांजिट करती है। और जब हम क्रैक्स और फ्रैक्चर स्ट्रेस की बात करेंगे तब ये मेरी सरफेस क्रैक्स है, यहाँ पे हमने देखा है ये सरफेस पे प्रेजेंट है और इसकी लेंथ हम कंसिडर करते हैं ए। अगर मटेरियल में अगर क्रैक इनसाइड प्रेजेंट है, यानी ये भी थ्रू थिकनेस क्रैक है, अगर ये इनसाइड प्रेजेंट है इसकी लेंथ हम 2a कंसिडर करते हैं हमेशा, इनको हम कहते हैं इंटरनल क्रैक्स। और ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है यहाँ पे ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगा। आपको हमेशा अगर सरफेस क्रैक दी है तो उसकी लेंथ हमें आपको a कंसिडर करनी है, अगर इंटरनल क्रैक्स दी गई है तो ये जो लेंथ है आपको हमेशा उस क्रैक की कंसिडर करनी है 2a। ये जो इक्वेशन है वो दोनों के लिए वैलिड है। अभी हमने सिलिका का एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, तो हमने सिलिका के लिए कुछ ये पैरामीटर्स लिए थे ई गामा एक्स नॉट, और हमने एक स्ट्रेस निकाला था जो हम मिला है, इसको हम कहते हैं कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। तो ये विदाउट क्रैक्स है यानी विदाउट एनी डिफेक्ट्स, तो हमें ये वैल्यू मिली थी 24.4 गीगापास्कल, और हमने कहा था ये जो वैल्यू है वो 2 to 4 ऑर्डर्स हायर है। अभी हम ग्रिफिथ थ्योरी से एक वैल्यू निकालेंगे कि कब मटेरियल मेरा फेल हो सकता है सिलिका के लिए। अगर मैं क्रैक लेंथ मान के चलता हूँ 10 माइक्रॉन्स या 0.01 mm, ये टिपिकल क्रैक लेंथ हो सकती है मेरे सिलिका मटेरियल्स में। तो ये प्रैक्टिकली हमें देखा गया है कि क्रैक लेंथ इस लेंथ की होती है। तो अगर ये वैल्यूज़ में यहाँ पे मेरे पास ई है, गामा की वैल्यू है और ए की वैल्यू है, अगर मैं सिग्मा निकालने की कोशिश करूँगा तो ये फ्रैक्चर स्ट्रेस कुछ इस तरह से आएगा। तो फ्रैक्चर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी, ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दी हैं, और ये जो फ्रैक्चर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी 0.025 GPa, ये मेरी विथ क्रैक्स है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है ये मच स्मॉलर है मेरे थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ से, और ये जस्ट स्मॉल नहीं है, ये कम से कम 2 से 4 ऑर्डर स्मॉल रहती है मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रिफिथ थ्योरी है कुछ वैलिड है ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, और प्रैक्टिकली इसी स्ट्रेस पे मटेरियल मेरा ब्रेक होता है या फ्रैक्चर होता है। तो ग्रिफिथ थ्योरी के कुछ एडवांटेजेस हम देख सकते हैं। तो ग्रिफिथ थ्योरी के बारे में कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं। तो ग्रिफिथ थ्योरी ने जो डिस्क्रिपेंसी हमें मिली थी थ्योरेटिकल कोहेसिव स्ट्रेंथ और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यूज की जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है उनमें की वो डिस्क्रिपेंसी वो हटाने में हमें मदद की है। और ये जो है कुछ ग्रिफिथ थ्योरी के बारे में हमने यहाँ पे देखा था कि ग्रिफिथ थ्योरी प्रेडिक्ट कर सकता है कि क्रैक कब प्रोपोगेट होगा, पर क्रैक कब न्यूक्लिएट होगा ये इस थ्योरी से हम बता नहीं पाते। तो ये एक शॉर्टकमिंग है इस थ्योरी की। और ये जो थ्योरी है हमने देखा था कि हमने ये डेवलप की थी ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, ये डक्टाइल मटेरियल्स के लिए वैलिड नहीं है। तो ये होगी हमारी ग्रिफिथ थ्योरी और इसके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो जब हम बात करते हैं मटेरियल्स जो प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं, अब उसके लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट। जो मटेरियल्स डिफॉर्म होते हैं प्लास्टिकली, तो अगर हम एक सिनारियो कंसिडर करते हैं, हमने कंसिडर करते हैं थ्रू थिकनेस क्रैक, शार्प क्रैक यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, और हमने देखा था कि यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन तैयार होगा क्योंकि यहाँ पे एक क्रैक है उसके टिप के आगे, और यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पे मेरा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा यानी स्ट्रेस बढ़ेगा। तो अगर मेरा मटेरियल प्लास्टिक है, अगर यहाँ पे टिप के अगर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे जो मटेरियल है वो डिफॉर्म होगा अगर ये स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। तो इस जोन को हम क्या कहेंगे, जहाँ पे मटेरियल मेरा प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है उस जोन को हम कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन। अभी हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन की जब बात कर रहे हैं तब हम ग्रिफिथ थ्योरी को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ग्रिफिथ थ्योरी को मॉडिफाई करने में
ओरोवन और इरविन ने बहुत अच्छा काम किया। हम इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये इक्वेशन हमने देखा था और इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहाँ पे हमने एक टर्म इस्तेमाल की है गामा पी, जो कि प्लास्टिक वर्क है। अगर मेरा ब्रिटल मटेरियल है तो मेरे पास सिर्फ सरफेस एनर्जी रहेगी, गामा पी वहाँ पे शून्य रहेगा। तो ये जो रिलेशन है हमने कुछ इस तरह से लिखा है, जो हम प्लास्टिक मटेरियल्स के लिए, यानी जो मटेरियल्स प्लास्टिक बिहेवियर या प्लास्टिकली डिफॉर्म होते हैं उनके लिए हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टर्म है 2 गामा एस प्लस गामा पी, इसको मैं एक रिप्लेस कर रहा हूँ एक नए वर्ड से, जिसको मैं कह रहा हूँ जीसी। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट। ये मेरी वैल्यू है क्रिटिकल स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट को। इसके कुछ यूनिट्स देख लेते हैं। इसके यूनिट्स है जूल्स पर मीटर स्क्वायर, और इस जूल्स को मैं अगर इस तरह से लिखूंगा न्यूटन मीटर, तो और इसके यूनिट देखूंगा तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो ये जो टर्म है क्रिटिकल स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट, इसको हम क्रैक एक्सटेंशन फोर्स भी कहते हैं। तो आपको लिटरेचर में या बुक्स में ये दो टर्म मिलेंगे इसी आइडेंटिटी को या इस क्वांटिटी को बताते हुए, यानी क्रैक एक्सटेंशन फोर्स और क्रिटिकल स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट। अभी हम जीसी की जब बात करेंगे तब जी ये जो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जी ये जो है चेंज इन मेरी इलास्टिक एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ऑफ द मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटेंशन इन द क्रैक, कुछ इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेन एनर्जी है। तो अगर मैं मटेरियल कंसिडर कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, सरफेस क्रैक है यहाँ पे और एक यूनिट थिकनेस है, तो मैं जी कुछ इस तरह से कंसिडर करूँगा। ये जो जी होगा ये मेरा एनर्जी रिलीज पर यूनिट इंक्रीज इन क्रैक लेंथ। जैसे जैसे मेरी क्रैक लेंथ बढ़ती है उस तरह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहते हैं क्रिटिकल स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट। इसके नाम से ही आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट है। ये रेट मैं बात करूंगा जब मेरी क्रैक लेंथ बढ़ेगी या मेरे क्रैक प्रोपोगेट होगी मटेरियल में। तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, सिग्मा इज इक्वल टू ई जी सी अपॉन पाई ए होल टू द पावर 1/2। और हमें जी सी निकालनी है तो हमें गामा एस और गामा पी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे गामा एस यानी सरफेस एनर्जी हमें पता होनी चाहिए और गामा पी यानी प्लास्टिक वर्क क्या होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी हम जी सी या क्रिटिकल स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट इसको किस तरह से निकालते हैं ये देखेंगे। तो हमने जाना है कि इस स्लाइड से कि हम जो ग्रिफिथ थ्योरी है उसको मॉडिफाई करके हमारे प्लास्टिक मटेरियल के लिए भी लिख सकते हैं। तो जी को हमने देखा था कि ये स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट है पर यूनिट क्रैक लेंथ, कुछ इस तरह से। तो अगर मान लेते मेरे एक मटेरियल है और उसमें क्रैक लेंथ अलग अलग है, सरफेस क्रैक लेंथ यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, और मैं कुछ फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ, टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और इसको मैं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, यानी कितनी मेरी क्रैक प्रोपोगेट होगी या कितना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, कुछ इस तरह से। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा इस तरह से, तो इस मटेरियल में किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा ये हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मेरे मटेरियल में क्रैक लेंथ A1 है तो मुझे कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर मटेरियल में क्रैक लेंथ A2 है तो मुझे कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस ज्योमेट्री से जो अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो यहाँ पे स्लोप मैं मान रहा हूँ कि जब F वर्सेस डेल्टा का स्लोप जब क्रैक लेंथ A1 है तो स्लोप यहाँ पे M1 है, और F वर्सेस डेल्टा जब क्रैक लेंथ A2 है उसका स्लोप M2 है। इस ज्योमेट्री से हम देख पा रहे हैं कि जो A2 है वो बड़ी है क्रैक लेंथ मेरे A1 से। तो यहाँ पे नेचुरली आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्लोप है M2 ये स्मॉल रहेगा M1 से। तो ये जो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जब प्लॉट कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पे क्रैक लेंथ मेरी बड़ी है वहाँ पे मेरा स्लोप कम है, यानी मुझे अगर क्रैक बड़ी है तो मुझे फोर्स कम लगेगा सेम डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए।
अगर क्रैक लेंथ छोटी है तो फोर्स मुझे ज़्यादा लगेगा सेम डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए। ये जो m है इसको हम कहते हैं स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, जब मेरे मटेरियल में कोई क्रैक प्रेजेंट है। और एक सिंपल रिलेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा। तो मान लेते कुछ एक सिनारियो यहाँ पे कंसिडर करते, क्रैक लेंथ है मेरे पास A1 और ये जो मटेरियल है यहाँ पे कुछ इस तरह से हिंज्ड है और यहाँ पे मैं इसको एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अभी मान लेते हैं कि ये जो मटेरियल है और हम देखेंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक डेल्टा हम फिक्स कर देते हैं। तो अगर मैं फोर्स वर्सेस डेल्टा का प्लॉट करूँगा तो मटेरियल मेरे A1 के लिए मुझे कुछ इस तरह से फोर्स मिलेगा। अगर मैं डेल्टा यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये जो डिफ्लेक्शन है अगर मैं इसको फिक्स कर दूंगा तो ये मुझे फोर्स इस तरह से मिलेगा। अगर मटेरियल में क्रैक लेंथ A2 है तो और मुझे सेम डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे कुछ इस तरह से इतना फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा और वो मुझे पता चलेगा एक मटेरियल के स्टिफनेस वैल्यू से, जो मुझे एक स्टिफनेस है मेरे मटेरियल का M2 जब मेरे मटेरियल में क्रैक लेंथ A2 प्रेजेंट है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मुझे G निकालना है और ये जो G है ये मैं अभी इस कंडीशन में निकालने की कोशिश करूंगा जहाँ पे डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे मटेरियल का, मेरे मटेरियल में A1 और A2 क्रैक्स हैं, तब मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, सेपरेट फोर्सेस निकाल रहा हूँ यहाँ पे और मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे। तो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी की जब बात करेंगे हम, तो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी मेरे पास मैं इस तरह से लिख पाऊंगा, U नॉट इज इक्वल टू 1/2 F इंटू डेल्टा। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होगी मेरी इस एरिया अंडर दिस कर्व, तो ये होगा एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं ये F की वैल्यू या डेल्टा की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी U नॉट की, यानी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आएगी U नॉट की F²/2m। तो हमारे पास U नॉट की एक वैल्यू आ जाएगी जो कि इस एरिया अंडर द कर्व रहेगा। अभी हमारे पास U नॉट है और हमें G निकालना है। अभी हमारे पास U नॉट है, अब हम देखेंगे कि इसको किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास G की वैल्यू है, U नॉट की वैल्यू है F²/2m और मेरे पास ये कुछ कंडीशन है। अभी मैं डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 कंसिडर कर रहा हूँ, तब ये सेटिस्फाई होगा जब मेरा F1/m1 इज इक्वल टू F2/m2, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। तो मेरे पास अगर तीसरा फोर्स मैं अगर कंसिडर कर रहा हूँ या तीसरी क्रैक लेंथ है यहाँ पे मटेरियल में प्रेजेंट मेरे, तो वो जो हो जाएगा F3/m3। तो ये जो रेशियो है F/m ये मेरा कांस्टेंट है डिफरेंट क्रैक लेंथ्स के लिए। तो अभी मेरे पास F/m कांस्टेंट है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ A से, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेता हूँ मैं A से, तो मेरे पास कुछ इस तरह से एक रिलेशन आएगा 1/m del F/del A प्लस F del 1/m del A इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेशन 0 आएगा। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से टर्म आएगा और अभी मैं यहाँ से चेंज इन फोर्स पर यूनिट लेंथ कुछ इस तरह से निकालूंगा इस रिलेशन से, तो ये एक रिलेशन मेरे पास आ जाएगा। अभी मैं स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट निकालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास G की वैल्यू ये है del U नॉट अपॉन del A और यहाँ पे U नॉट की वैल्यू अगर मैं इस तरह से कंसिडर करूँगा F²/2m, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास एक रिलेशन आएगा। अभी ये del F/del A की वैल्यू मेरे पास ये है, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो G की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी -1/2 F² del 1/m/del A। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट की वैल्यू आ गई। अभी इस स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट की वैल्यू को मैं क्रिटिकल स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट कब होगा, ये जब F की वैल्यू FC जाएगी या क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फोर्स मैं जब अप्लाई करूंगा, या जो क्रैक लेंथ A ये हो जाएगी AC यानी क्रिटिकल क्रैक लेंथ के बराबर।
तो मैं क्रिटिकल स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट की वैल्यू कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, जी सी इज इक्वल टू -1/2 एफ सी स्क्वायर डेल 1/m/del A, जब क्रैक लेंथ मेरी ए सी हो जाएगी। यानी मैं कुछ इस तरह से मैथमेटिकली लिखूंगा, जब एफ टेंड्स टू एफ सी या ए टेंड्स टू ए सी क्रिटिकल वैल्यूज, तब जी विल टेंड टू जी सी। तो यहाँ पे हमने मैथमेटिकली इस तरह से लिखा है। अभी हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं? अगर मैं 1/m, अगर मुझे स्टिफनेस वैल्यूज़ पता है, तो मैं 1/m वर्सेस ए अगर प्लॉट करूँगा तो मुझे कुछ इस तरह से रिलेशन मिलता है एक्सपेरिमेंटली। अगर हम एक क्रिटिकल वैल्यू की बात करेंगे, यहाँ पे अगर मैं स्लोप लूँगा इसका डेल 1/m/del A, ये एक वैल्यू मैं कंसिडर कर रहा हूँ और इसको मैं क्रिटिकल वैल्यू मान के चल रहा हूँ, तो ये स्लोप यहाँ पे मुझे मिल जाएगा और इससे मैं GC की वैल्यू निकाल पाऊंगा। ये जो AC है, कुछ इस तरह से मैं बात करूंगा, तो यहाँ तक अगर मेरी क्रैक लेंथ है, यहाँ इस रीजन से पहले, AC से पहले अगर है तो मेरी क्रैक स्टेबल है, इसके ऊपर क्रैक कैटास्ट्रोफिकली बढ़ेगी या मेरा मटेरियल कैटास्ट्रोफिकली फेल होगा। तो यहाँ तक मैं स्टेबल क्रैक रिजिम में हूँ और इसके अबव मैं एक अनस्टेबल क्रैक रिजिम में हूँ। तो इस तरह से हम क्रिटिकल स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट निकाल सकते हैं मटेरियल्स के लिए। ये मेथोडोलॉजी हमने इस तरह से देखी। अभी एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, जब करना चाहता हूँ, जब हम फ्रैक्चर की बात करते हैं तो उसके लिए हम एक केस स्टडी कंसिडर करते हैं, डी हैविलैंड कॉमेट क्रैश की। तो ये जो डी हैविलैंड जो था, ये एक एयरप्लेन ऑपरेटर था, कंपनी थी जो एयरप्लेन्स को ऑपरेट करती थी। तो इनका एक प्लेन जनवरी 10, 1954 को रोम से लंदन जा रहा था। तब वो मिड एयर में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे 56 पैसेंजर्स की मौत हो गई। फिर उन्होंने बहुत सारे कंसिडरेशंस किए हैं, डिज़ाइन कंसिडरेशंस किए और सारे सेफ्टी वैल्यूज़ को कंसिडर करके फिर से एक ऑपरेशन चालू किया और अप्रैल 8, 1954 में फिर से उन्होंने ऑपरेशन चालू किया और वो प्लेन जा रहा था रोम से कैरो तक। फिर से ये उसका एक्सीडेंट हो गया जैसे ही मैंने 30 मिनट के अंदर ही टेक ऑफ लेने के बाद, और वहाँ पे भी जो भी सारे पैसेंजर्स थे उनकी मौत हो गई। तो यहाँ पे सारे डिज़ाइन कंसिडरेशन, सारे सेफ्टी वैल्यूज़, सेफ्टी कंसिडरेशंस करने के बाद भी एक एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये केस स्टडी इस फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल्स को का इम्पोर्टेंस बताती है। तो यहाँ पे जो एरोप्लेन हमने इस्तेमाल किया था वो एल्यूमिनियम अलॉय से बना हुआ था, यानी जो फ्यूजेलेज था वो एल्यूमिनियम अलॉय से बना था। तो फ्यूजेलेज जब हम बात करेंगे तो मैं उसको सिलेंडर करके यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब एल्यूमिनियम की बात करूँगा तो GC जो क्रिटिकल स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट है या क्रैक एक्सटेंशन फोर्स है मटेरियल के लिए, वो 53 न्यूटन पर मिलीमीटर है और इलास्टिक मॉडुलस यहाँ पे 76,000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो और हुप स्ट्रेस की वैल्यू, मैक्सिमम हुप स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे 138 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर थी। जब मैं फ्यूजेलेज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये एरोप्लेन की बॉडी है और इसको मैं सिलेंडर करके कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हुप स्ट्रेस की बात कर रहा था वो मैक्सिमम ऑपरेटिंग हुप स्ट्रेस यहाँ पे वो 125 MPa है। तो ये हुप स्ट्रेस, ये जो वैल्यू दी थी उससे भी काफ़ी कम था। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो विंडोज़ बनी है, इस प्लेन की जो विंडोज़ बनी थी वो स्क्वायर शेप की थी और इस विंडोज़ के बगल में कुछ रिवेट्स किए थे। उस रिवेट्स की वजह से कुछ क्रैक इंट्रोड्यूस हुए थे मटेरियल में और उसके वजह से कुछ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी थी विंडोज़ के अराउंड। ये अगर आप देखेंगे विंडोज़ के अराउंड कुछ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी थी कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पे क्रैक्स है तो कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि एक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ी हुई थी। और जो क्रैक की ओरिजिन हुई थी यहाँ पे विंडोज़ के पास, जहाँ पे रिवेट जॉइंट हुए थे और वो जॉइन होके यहाँ पे विंडोज़ की ये जो बाउंड्री है यहाँ पे अटैच हो गए, यानी क्रैक प्रोपोगेट होके यहाँ पे अटैच हो गए। फिर यहाँ से क्या हुआ, ये जो पूरी लेंथ है विंडो की, ये कंसिडर होके पूरे एक टोटल क्रैक लेंथ बन गई। अभी हम कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं। तो
हम अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो एक AC की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं, क्रिटिकल क्रैक लेंथ कितनी हो सकती है मटेरियल में मैक्सिमम। तो ये जो क्रैक लेंथ है वो मैक्सिमम क्रैक लेंथ है 67 मिलीमीटर। तो मटेरियल्स में इसके जो इनसाइड थे वो इतनी बड़ी क्रैक नहीं थी, 67 मिलीमीटर बहुत बड़ी क्रैक लेंथ इस तरह से, यानी एक हम कंजर्वेटिव डिज़ाइन कंसिडर करके चल रहे थे। पर जब क्रैक हुई तो ये क्रैक इस विंडोज़ को ज्वाइन हुई या और फिर ये विंडो लेंथ प्लस क्रैक लेंथ मिलके एक बड़ी क्रैक यहाँ पे कंसिडर हुई। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इस क्रैक को इस तरह से कंसिडर करूँगा तो ये मेरी टोटल क्रैक लेंथ यहाँ पे बन गई जो विंडो की साइज़ की थी और वो इस वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे एक फ्रैक्चर कैटास्ट्रोफिकली प्रोपोगेट हुआ। तो इसके वजह से अभी आप देखेंगे कि ये जो विंडोज़ है वो आप प्लेन्स में ये स्क्वायर शेप की या शार्प कॉर्नर्स की नहीं रहती है, ये होती है हमेशा ओवल शेप की। और सिमिलर एक एग्जाम्पल हमने देखा था अलोहा एयरक्राफ्ट डिज़ास्टर का, जब हमने फ्रैक्चर की बात चालू की थी। सिमिलर इंसिडेंट्स है, सिमिलर केस स्टडी आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अलोहा एयरक्राफ्ट डिज़ास्टर क्यों हुआ था। तो ये जो फ्रैक्चर टफनेस है अभी हम इसको समझेंगे, फ्रैक्चर टफनेस होता क्या है। तो हमने एक ये रिलेशन देखा था, अभी हम इस रिलेशन को कुछ इस तरह से रीअरेंज करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फाई ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ EGC। अगर हम ये दो टर्म यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों टर्म मेरे मटेरियल्स प्रॉपर्टीज है E और GC। अभी इस दोनों मटेरियल प्रॉपर्टी को मैं एक टर्म से रिप्लेस कर रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ KC और यही मेरा फ्रैक्चर टफनेस है और इसको भी हम कहते हैं क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर। तो ये हो गई मेरी न्यू टर्मिनोलॉजी फ्रैक्चर के करस्पॉन्डिंग, इसको हम कहते हैं फ्रैक्चर टफनेस। तो मैं सिग्मा अंडर रूट ऑफ पाई ए इज इक्वल टू KC लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। अगर मैं जनरल केस की बात कर रहा हूँ तो K इज इक्वल टू सिग्मा अंडर रूट ऑफ पाई ए, ये मेरी हो जाएगी स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर। यानी जब K की वैल्यू KC कब बनेगी, जब A की वैल्यू जब AC रीच होगी, A टेंड्स टू AC या सिग्मा टेंड्स टू सिग्मा C क्रिटिकल वैल्यू, तब जाके ये जो स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर होगा वो क्रिटिकल वैल्यू पहुंचेगा और उसको हम कहते हैं क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर, या इसको ही हम कहते हैं फ्रैक्चर टफनेस। जब A टेंड्स टू AC या सिग्मा टेंड्स टू सिग्मा C, तो ये जो K की वैल्यू है ये बनेगी मेरी फ्रैक्चर टफनेस या क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर। इसका यूनिट्स कुछ इस तरह से है, MPa इंटू मीटर टू द पावर 1/2 और मेगा न्यूटन मीटर टू द पावर -3/2। ये दोनों यूनिट्स बुक्स में हमेशा इस्तेमाल करते हैं, आपको केयरफुल रहना है जब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस यूनिट्स के बारे में। तो फ्रैक्चर कब होगा, जब फ्रैक्चर होगा जब K की वैल्यू KC के बराबर होगी, तब जाके हमारे मटेरियल का फ्रैक्चर होगा। तो इन जनरल केस हम इस तरह से लिख सकते हैं K इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा अंडर रूट ऑफ पाई ए। ये जो अल्फा है ये डिपेंड करेगा मेरे स्पेसिमन और क्रैक ज्योमेट्री पे। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक कांस्टेंट, यानी मेरी क्रैक कहाँ पे प्रेजेंट है, मेरा स्पेसिमन किस तरह से है, किस तरह से लोडिंग स्ट्रेस है, उस पे ये अल्फा की वैल्यू डिपेंड करेगी। ये अल्फा की वैल्यू आपको किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगी, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक कांस्टेंट। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक थ्रू थिकनेस क्रैक के लिए यहाँ पे मेरे पास एक इंटरनल क्रैक है। तो हमने देखा था कि इंटरनल क्रैक जब हम बात करेंगे तो उसकी लेंथ हम कंसिडर करेंगे 2a। ये थ्रू थिकनेस है, यानी ये क्रैक थ्रू आउट थिकनेस है, इस तरह से थ्रू आउट ये इसके थिकनेस के। तो ये थ्रू थिकनेस क्रैक है और अल्फा की वैल्यू कुछ इस तरह से आपको मिलेगी W अपॉन पाई ए tan ऑफ पाई ए अपॉन W टू द पावर 1/2। अब हम देखेंगे कि ये जो W है, यानी यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, ये विड्थ है, ये जो विड्थ है वो हमारे क्रैक लेंथ से काफ़ी बड़ी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो
इस तरह से हम अल्फ़ा की वैल्यू जो कि ज्योमेट्रिक कांस्टेंट है इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक जनरल केस हम इस तरह से बात कर सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फ्रैक्चर टफनेस है Kc, ये मेरा नथिंग बट अंडर रूट ऑफ E इंटू जी सी है। तो भाई एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पार्शियल थ्रू थिकनेस क्रैक को हम कंसिडर करते हैं, और जब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो K की वैल्यू मैं इस तरह से मान के चल रहा हूँ अल्फ़ा सिग्मा अंडर रूट ऑफ पाई है, और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मुझे इस तरह से दी हुई है, जहाँ पे A मेरा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है और T मेरी वॉल थिकनेस है। अगर हम देखेंगे कि Kc की वैल्यू यानी मेरी फ्रैक्चर टफनेस की वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 24 मेगा न्यूटन मीटर टू द पावर -3/2 है। A की वैल्यू 5 मिलीमीटर दी है, थिकनेस की वैल्यू यहाँ पे 12 मिलीमीटर दी है। अप्लाइड स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा 172 एमपीए दिया है। अभी हमें बताना है कि अगर ये कंडीशंस हमें दी है तो मटेरियल फेल होगा कि नहीं होगा। कह सकते हैं कि जब K की वैल्यू Kc के बराबर होगी तब मटेरियल फेल होगा। तब हम अभी अल्फ़ा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें K की वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है। तो K की वैल्यू यहाँ पे, तो अल्फ़ा की वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई। यहाँ पे अगर मैं A की वैल्यू 5 mm रख रहा हूँ और T की वैल्यू 12 mm रख रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ा की वैल्यू 1.26 आएगी। और हमें यहाँ पे सिग्मा एफ अगर मैं निकालूंगा, अगर Kc की वैल्यू निकालिए तो सिग्मा एफ की वैल्यू इस तरह से आएगी Kc अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई ए। कुछ इस तरह से लिखते हैं। हमने कहा था कि सिग्मा जब क्रिटिकल वैल्यू पहुँचेगा, यहाँ पे फ्रैक्चर स्ट्रेस की वैल्यू मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे सिग्मा एफ कंसिडर कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ Kc इज इक्वल टू अल्फ़ा सिग्मा एफ अंडर रूट ऑफ पाई ए। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँगा सिग्मा एफ की वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ 171 एमपीए आ रही है। अगर ये 171 एमपीए आ रही है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है सिग्मा एफ की अप्लाइड स्ट्रेस से कम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा अप्लाइड स्ट्रेस ज़्यादा वैल्यू है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरा मटेरियल फ्रैक्चर होगा। तो आप ये इक्वेशंस इस्तेमाल करके और मेरे एप्लीकेशंस की क्या कंडीशंस है, जैसे स्ट्रेस की क्या कंडीशन है, क्रैक लेंथ क्या है, अगर ये मटेरियल्स में मुझे पता है तो मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा कि मेरा मटेरियल फेल होगा कि नहीं होगा। तो इस पार्ट में हमने 2-3 चीज़ें सीखी है। जैसे हमने ब्रिटल मटेरियल्स के लिए ग्रिफिथ थ्योरी की बात की। ग्रिफिथ थ्योरी को मॉडिफाई करके हमने कुछ प्लास्टिक वर्क इंट्रोड्यूस किया और क्रिटिकल स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट के बारे में बात की। हमने फिर फ्रैक्चर टफनेस की बात की, और हमने इन सारों का इस्तेमाल करके अगर मेरे मटेरियल में कुछ क्रिटिकल क्रैक लेंथ है या अप्लाइड स्ट्रेस कुछ क्रिटिकल स्ट्रेस पे पहुंच रहा है, तो मटेरियल फ्रैक्चर होगा कि नहीं होगा ये हम जान सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं। फ्रैक्चर के बारे में और पढ़ेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।